तो नमस्कार। आज अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की तीसरी जो क्लास है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपने ने परिसंचरण तंत्र का एक जो बड़ा भाग है रक्त वो पूरा कर लिया है। आज अपने दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम होता है हृदय। ठीक है, अब देखो आज अपने स्टार्ट करते हैं हृदय, हार्ट जिसको कहा जाता है। इसके बाद में इसी को दिल कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद में इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। हृदय शुरू करने से पहले, मनुष्य का हृदय शुरू करने से पहले एक दो टॉपिक और है छोटे छोटे जो अपने कर लेते हैं। ठीक है ना, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का, क्लोज टाइप का, किस प्रकार से कौन से जंतु के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले सर्कुलेटरी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र ये मैंने आपको बता दिया था पहली क्लास में कि परिसंचरण तंत्र के जो जनक है ना, मतलब जो फादर है वो कौन है, विलियम हार्वे। ठीक है ना, विलियम हार्वे। अब देखो इसके बाद में विलियम हार्वे के बाद में परिसंचरण तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है खुले प्रकार का, खुले प्रकार का, और दूसरा होता है कौन सी प्रकार का, बंद प्रकार का, बंद प्रकार का। याद रखना अपने शरीर के अंदर परिसंचरण तंत्र सीधी सी बात है कौन सी प्रकार का होता है, बंद प्रकार का। देखो ध्यान से, किस प्रकार से, खुले प्रकार का कि धमनी, अगर मान लीजिए इनके अंदर हृदय होता है, आगे बात समझने, ये भी जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर हृदय हो, हृदय होता है लेकिन पूर्ण विकसित प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। मतलब धमनी शिरा ये उपस्थित होती है, हृदय पंप कर देता है और रक्त है वो कौन से अवकाशों में रहता है, खुले अवकाशों में रहता है। याद रखना कौन से अवकाशों में, खुले अवकाशों में बहता है, खुले अवकाशों में बहता है। और ये जो खुले अवकाश बनते हैं ना, खुले अवकाश बनते इन्हें कहा जाता है कोटर। ठीक है ना, कोटर। और इसके अंदर लगभग जो रक्त पाया जाता है ना उसे हीमोसील कहा जाता है। ठीक है ना, हीमोसील, हीमोसील होते हैं रक्त कोटर। और इसके बाद में हीमोसील का दूसरा नाम होता है हीमोलिम्फ। ठीक है, और ये जो पाया जाता है ना ये नॉन कोडेटा के अंदर पाया जाता है। नॉन कोडेट, नॉन कोडेट का मतलब होता है कि नॉन कोडेट का मतलब होता है अकशेरुकी, ऐसे जंतु जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके अंदर सीधी सी बात है आपको लाइन नहीं याद रखनी, इसके अंदर हृदय भी होता है, इसके अंदर धमनी भी होती है, इसके अंदर सीरा भी होती है और इसके अंदर केशिका भी होती है। ठीक है, मतलब रक्त है वो कहीं भी खुले अवकाशों में नहीं बहता है, पूरा बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। हृदय है वो अगर निम्न कैटेगरी का जंतु है तो भी सुविकसित मिलेगा और हायर कैटेगरी का जंतु तो भी क्या मिलेगा, सुविकसित मिलेगा। इसके अंदर रक्त पाया जाता है, आगे बात समझे। और ये पाया जाता है कोर्डेट, कोर्डेट का मतलब अपने, कोर्डेट के अंदर कौन सी क्लास है, स्तनधारियों के अंदर, आगे बात समझे। और एक नॉन कोर्डेटा का एग्जांपल होता है भैया, याद रखना कौन सा, एनिलिडा। अगर आप 12th बेस की या 20सी बेस पर सीईटी की तैयारी कर रहे हो ना तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नॉन कोर्डेटा के एक ऐसे संघ का नाम बताइए जिसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है, एनिलिडा। अपने स्तनधारियों या कोर्डेटा के अंदर कौन सी प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद प्रकार का। कोर्डेट अपने इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, आगे बात समझे। और स्तनधारी इसलिए कहते हैं क्योंकि स्तन ग्रंथियां पाई जाती है और अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध, और पूर्ण विकसित शिशु को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो अब इसके बाद में अब अपने स्टार्ट करते हैं हृदय। ठीक है ना, हृदय, हृदय या इसी को कहा जाता है हार्ट या इसी को कहा जाता है दिल। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, हृदय में सबसे पहले हृदय का विकास जो होता है ना वो इस प्रकार से होता है। कोर्डेटा के अंदर दो कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय, इसके बाद में 4 कक्षीय हृदय या 3 को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण भी कहा जाता है। किस प्रकार से 2 कक्षीय हृदय सबसे पहले किस में पाया जाएगा, पहले अपने पढ़ते हैं 2 कक्षीय हृदय। देखो 2 कक्षीय हृदय किस प्रकार से, 2 कक्षीय हृदय में इस प्रकार से एक तो मिलेगा आलिम्न, इस प्रकार से एक तो होता है आलिम्न और दूसरा क्या होता है, निलय। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए ये हृदय, बीच में इसके मिलेगा दोनों के छिद्र। आगे बात समझे, इसके अंदर मैं लिख देता हूं आलिम्न, एक तो आलिम्न होता है और एक ही क्या होता है इसके अंदर, निलय होता है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो ये मान लीजिए इसका शरीर है, यहां पर ये इसका क्या है, शरीर, यहां पर मैं लिख देता हूं ये है इसका शरीर, या ये है इसकी कोशिका, या ये है इसका उत्तक। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, पूरे शरीर से और इसके बाद में यहां पर इसका कोई भाग है और इस भाग में इसके उपस्थित है गिल्स। ठीक है, गिल्स या गलफड़े। इतनी बात समझ आ गई। गिल्स या गलफड़ों को देखकर एक नाम तो आपको समझ आ ही गया होगा एक बात तो, कि ये जो है ना ये जलीय जंतुओं के अंदर पाया जाएगा। आगे बात सुन ले। ठीक है, देखो पूरे शरीर से रक्त उठा और उठने के बाद में किस में डाल दिया गया,
अशुद्ध रक्त, इसमें कौन सा रक्त आएगा? अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त मैंने आपको बताया था किसे कहा जाता है? अशुद्ध रक्त मतलब है ऐसा रक्त जिसके साथ में कौन सी गैस मिली हुई हो? CO2, उसे कौन सा रक्त कहा जाता है? अशुद्ध रक्त। पूरी बॉडी से ब्लड आया है, ठीक है ना, पूरी बॉडी से ब्लड आया, तो इस ब्लड के साथ में कौन सी गैस मिक्स हो गई है? CO2 गैस मिक्स हो गई है। आगे बात समझे, ये CO2 गैस युक्त ब्लड पूरा का पूरा ब्लड यहां से उठेगा और उठने के बाद में हृदय के कौन से कक्ष में डाल दिया जाएगा? आली में। आली में इसे किस में भेज देगा? नीले के पास भेज देगा, ठीक है ना। और नीले इसे किसके पास भेजेगा? याद रखना, किसके पास भेजेगा शुद्ध होने के लिए? गलफड़ों के पास। मतलब इस नीले में भी कैसा रक्त आया है? अशुद्ध रक्त। आगे बात समझे, ठीक है। और जैसे ही गलफड़ों के पास गया तो यहां पर एक छोटी सी क्रिया होती है और इस क्रिया का नाम क्या होता है? विसरण। और विसरण से गैसों का क्या हो जाता है? आदान प्रदान। और गैसों का जैसे ही विसरण से आदान प्रदान होता है तो ये ब्लड वापस किस में डाल दिया जाता है? इसमें डाल दिया जाता है, बॉडी में डाल दिया जाता है। इतनी बात समझ आ गई? मतलब ये जो यहां पर अपने ने छोटी सी ट्यूब बनाई है ना, इसके अंदर कैसा रक्त आया है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब है ऐसा ब्लड जिसके साथ में कौन सी गैस मिली हुई हो? ऑक्सीजन। इतनी बात समझ आ गई? देखो ध्यान से, दो कक्षीय हृदय सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं। दो कक्षीय में एक तो आलिंद होगा, दूसरा क्या होगा? नीले। आगे बात समझे, पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त उठकर किस में डाल दिया जाता है? आलिंद में। आलिंद इसे किस में डाल देता है? नीले में। नीले अब इसे बॉडी में नहीं भेजता है, शुद्ध होने के लिए भेज देता है किसके पास? गलफड़ों के पास। और गलफड़े इसे शुद्ध करके वापस किस में भेजते हैं? बॉडी के अंदर। आगे बात समझे। अब मुझे ये बताइए, पूरी बॉडी से ब्लड उठने के बाद में हृदय में कितनी बार आया है? हृदय में कितनी बार आया है? देखो ध्यान से, इस प्रकार से सर्कुलेशन अपने ने किया है। हृदय में कितनी बार आया है? एक ही बार। आगे क्या बात समझे, एक ही बार आया है, तो इस परिसंचरण को क्या कहा जाता है? एकल परिसंचरण कहा जाता है। ये लाइनें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकल परिसंचरण। दूसरी बात है कि ये जो हृदय है इसके अंदर रक्त केवल कौन सा आया है? शुद्ध आया है, अशुद्ध आया है? अशुद्ध आया, क्योंकि पूरी बॉडी से उठा है और उठने के बाद में हृदय में डाला है। आगे बात समझे। और हृदय ने इसे बॉडी के अंदर पंप नहीं किया है, किसके अंदर पंप किया है? गलफड़ों ने। गलफड़ों के अंदर, और गलफड़ों ने इसे भेजा है किसके पास है? शरीर के पास। तो हृदय में केवल कौन सा रक्त आया है? अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त आने के कारण ऐसे हृदय को क्या कहा जाता है? विनस हृदय कहा जाता है या विनस हार्ट कहा जाता है। याद रखना, ये हृदय केवल किसके अंदर पाया जाता है? जो निम्न प्रकार की मछलियां होती है ना, उनके अंदर ये हृदय पाया जाता है, दो कक्षीय हृदय। आगे बात समझे। कंपैरिजन एग्जाम के से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विनस हार्ट या विनस हृदय किसके अंदर पाया जाता है? मछलियों के अंदर। दो कक्षीय हृदय में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? एकल परिसंचरण तंत्र। दो कक्षीय हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? कितने कक्ष होते हैं? दो कक्ष होते हैं, एक आलिंद और दूसरा कौन सा? नीले। दो कक्षीय हृदय में रक्त केवल कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। ये चार क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, दो के बाद में कितने कक्षीय हृदय आएगा? तीन कक्षीय, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तीन आगे अपनी बढ़ते हैं। कौन कितना कक्षीय हृदय? तीन कक्षीय हृदय या 3 चैम्बर हार्ट। अब देखो ध्यान से, 3 चैम्बर हार्ट में इस प्रकार से हृदय होता है। इस प्रकार से एक ये ऊपर वाले खंड आ गए, ये नीचे वाले, ठीक है। ये ऊपर वाले दोनों आलिंद आ गए और इसके बाद में ये दोनों के दोनों कहां पर खुल गए? नीले के अंदर। ध्यान से देखो, ये जो अपने पास है ना, ये जो अपने पास है, ये जो यहाँ पर ये जो आलिंद है, ये दोनों के दोनों एक ही छिद्र से किसमें खुलते हैं? नीले में। ये एक छिद्र है, ये तो है आलिंद, ठीक है ना, आलिंद। और ये क्या है? नीले। इतनी बात समझ आ गई? अब ये कौन सा आलिंद है? कौन सा आलिंद है भैया? दायां आलिंद। और ये कौन सा आलिंद है? बायां आलिंद। इतनी बात समझ आ गई? अगर दाएं बाएं में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लीजिए मेरे इस हाथ की तरफ, ये कौन सा हाथ है? बायां, और ये कौन सा हाथ है? दायां। आई क्या बात समझ? तो दाएं हाथ की तरफ कौन सा आलिंद है? दायां आलिंद। और बाएं हाथ की तरफ कौन सा आलिंद है? बायां आलिंद। ये दोनों के दोनों आगे चलकर एक ही छिद्र के द्वारा एक कक्ष में खुलते हैं जिसका नाम है नीले। आगे बात समझे। और ये जो यहाँ पर छोटा सा छिद्र है इसको कहा जाता है, इसका नाम याद रखना, ट्रंकस आर्टरियोसिस। सिंपल एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बड़े जो एग्जाम होती है उसके अंदर पूछा जा सकता है। तीन कक्षीय हृदय में कितने चैम्बर होते हैं टोटल? तो याद रखना कितने चैम्बर होते हैं? टोटल चैम्बर होते हैं तीन। तीन में से दो तो क्या होते हैं? आलिंद, ठीक है ना। एक तो दायां और दूसरा बायां, और एक इसके अंदर क्या होता है? नीले। दोनों आलिंद कौन से छिद्रों से आगे चलकर खुलते हैं? ट्रंकस आर्टरियोसिस। इस छिद्र से आगे चलकर ये दोनों के दोनों खुलते हैं। आगे बात समझिए। अब देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए ये तीन कक्षीय हृदय था, ठीक है। यहां पर मान लीजिए गिल्स, मान लीजिए गलफड़े, मान लीजिए या लग्स, जो भी इसके अंदर शुद्ध करने के लिए अंग पाए जाते हैं वो है। आगे क्या बात समझे? इसको मैं नाम लिख देता हूं गिल्स। आगे बात समझे। गिल्स के बाद में यहां पर मैं बना लेता हूं बॉडी, ठीक है।
यहां पर मैं क्या बना लेता हूं, बॉडी बना लेता हूं इस प्रकार से, इस प्रकार से। आगे बात समझे। अब देखो पूरी बॉडी से ब्लड उठा, उठने के बाद में किसके अंदर आया, दाएं आलिंद के अंदर। आगे बात समझे, दाएं आलिंद के अंदर आया, दाएं आलिंद से किस में डाल दिया गया, नीले में। आगे बात समझे। और नीले इसे किसके पास भेज देता है, शुद्ध होने के लिए किसके पास भेज देता है, गिल्स के पास। और गिल्स इसे शुद्ध करके किसमें डाल देता है, किसमें डाल देता है, इस प्रकार से ये सर्कुलेशन चलता है। किसके पास, किसमें डाल देता है, बाएं आलिंद में। और बायां आलिंद इसे किसमें डाल देता है, इस नीले के अंदर डाल देता है। इतनी बात समझ आ गई। और नीले है ये इसे किसमें भेज देगा, वापस इधर से निकलेगा बॉडी में, इधर से जाएगा किसके पास जाएगा, गिल्स के पास। आगे बात सुनिए। मतलब अब आप ये चीज देखिए कि पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त उठा है, उठने के बाद में किसमें डाला है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से नीले में, नीले से गिल्स के पास, गिल्स से बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से वापस नीले में। अब सुनो मेरी बात कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि दाएं आलिंद में ब्लड पहले आ जाए और बाएं आलिंद में बाद में आए। आएगा बात समझ, दोनों में ब्लड साथ साथ में आएगा, साथ साथ में आएगा तो ब्लड साथ में गिरेगा भी, साथ में गिरेगा। आएगा बात समझ, साथ में गिरेगा तो सीधी सी बात है कि यहां पर दोनों ब्लड है वो क्या होंगे, मिश्रित। आएगा बात समझ, मतलब दोनों ब्लड मिक्स होंगे। और दोनों ब्लड मिक्स होने के कारण ऐसे जो जंतु होते हैं ना वो असमतापी होते हैं। मतलब शरीर का कोई भी टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं होता। इन्हें कोई किलो थर्मल कहा जाता है, ठीक है ना, कोई किलो थर्मल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल याद रखना, एक तो पाया जाता है उभयचर में, ठीक है, और दूसरा पाया जाता है सरीसृप में। उभयचर मतलब है, उभय का मतलब दोनों और चर का मतलब स्थान। दो स्थान कौन कौन से होते हैं, एक तो जल और दूसरा स्थल। आइडिया बात समझे। तो ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, उभयचर। जैसे फॉर एग्जांपल मेंढक हो गया। आइडिया बात समझे। और ऐसे जंतु जो रेंग कर चलते हैं क्या कहलाते हैं, सरीसृप, ठीक है ना। तो सरीसृप और उभयचर के अंदर, सरीसृप और उभयचर जो दोनों होते हैं ना वो कैसे होते हैं, असमतापी। मतलब बॉडी का टेम्परेचर कोई भी फिक्स नहीं होता। जिस आवास में ये रहते हैं उसी के हिसाब से इसका तापमान है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अपने क्या है, अपने होमोथर्मल है, समतापी है, ठीक है। मनुष्य शरीर का तापमान लगभग कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो 98 डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा। आइडिया बात समझे। 37 डिग्री टेम्परेचर से कभी भी ना तो ऊपर होता है ना ही नीचे होता है, फिक्स रहता है। आइडिया बात समझे। तो इन्हें कोई किलो थर्मल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अशुद्ध और शुद्ध दोनों आपस में क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं, इसलिए इसे असमतापी कहा जाता है। अब क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है, तीन कक्षीय हृदय सबसे पहले तो किस में पाया जाता है, उभयचर या सरीसृप। आगे बात समझे। जैसे कोई सांप का नाम दे दे कि सांप के अंदर कौन सा हृदय होता है, तीन कक्षीय हृदय। मेंढक के अंदर कौन सा हृदय होता है, तीन कक्षीय हृदय। आगे बात समझे। छिपकली के अंदर कौन सा हृदय होता है, तीन कक्षीय हृदय। आगे बात समझे। सरीसृप के अंदर एक अपवाद याद रखना, एक अपवाद याद रखना, अपवाद के अंदर आएगा मगरमच्छ, ठीक है। मगरमच्छ के अंदर कितने कक्षीय हृदय होता है, चार कक्षीय हृदय होता है, याद रखना, ठीक है ना। मगरमच्छ के अंदर चार कक्षीय हृदय होता है, मतलब दो आलिंद मिलेंगे, दो क्या मिलेंगे, नीले। अब देखो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन ये बनता है कि तीन कक्षीय हृदय के में जो ब्लड मिक्स होता है, दोनों आलिंद आपस में एक ही छिद्र से बाहर खुलती है, जिसका नाम क्या होता है, ट्रंकस आर्टरियोसिस। आगे बात समझे। अब इसके बाद में आगे देखो, आगे आ जाता है कौन सा कक्षीय हृदय, चार कक्षीय हृदय। और इसे मैं लिखता हूं दोहरा परिसंचरण, ठीक है ना। क्या लिखता हूं, दोहरा परिसंचरण। इतनी बात समझ आ गई। दोहरा परिसंचरण मतलब कितने कक्षीय हृदय, चार कक्षीय हृदय। और चार कक्षीय हृदय में अब देखो पूरी डिटेल से कि मनुष्य का हृदय किस प्रकार से कहां पर पाया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। देखो ध्यान से कि मनुष्य का हृदय, जैसे ये अपने पास फेफड़े हैं, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों फेफड़े हैं इस प्रकार से। आगे बात समझे। ये तो राइट वाला है, राइट लंग्स हो गया। इसके बाद में ये कौन सा लंग्स हो गया, लेफ्ट लंग्स, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट लंग्स। इतनी बात समझ आ गई। दोनों लंग्स के बीच का ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले तो इधर देखो आप, शरीर की तरफ देखो कि ये तो शरीर का हेड पार्ट हो गया, ये नेक भाग हो गया, सिर भाग, इसके बाद में ग्रीवा, इसके बाद में यहां से लेकर यहां तक है थोरेक्स या वक्स भाग, इसके बाद में नीचे वाला उदर, और इसके नीचे पोस्टीरियर या पस भाग। आगे बात समझ देखो ध्यान से। इस भाग में ये थोरेक्स भाग है, थोरेक्स भाग में ट्रेकिया यहां तक आ गई। आने के बाद में ट्रेकिया एक तो इधर मच गई और एक इधर, श्वसनी में दोनों श्वसनी में, दोनों श्वसनी इस प्रकार से दोनों फेफड़ों के अंदर खुल गई। आगे बात समझे। दोनों फेफड़ों में ये जो अपना फेफड़ा है कौन सा, बायां वाला, बाएं फेफड़े में इस प्रकार से अपना हृदय वो यहां पर इस प्रकार से तिरछा धसा रहता है। आगे बात समझे। मतलब दोनों फेफड़ों के बीच में जब बॉडी को इस प्रकार से काटा जाता है ना, काटने के बाद में पहले फेफड़े दिखाई देते हैं ना कि हृदय, ठीक है। दोनों फेफड़ों को इस प्रकार से करने पर यहां पर हृदय दिखाई देगा बाएं फेफड़े के पास में 300 ग्राम का। आगे बात समझे। तो देखो ये जो दोनों फेफड़ों के बीच का ये जो स्पेस बढ़ जाता है ना, तो इसे मीडियस्टिनम स्पेस या मीडियस्टिनम कैविटी कहा जाता है, जिसके अंदर अपना हृदय होता है। देखो ध्यान से, बॉडी के कौन से भाग में होता है, ये बॉडी का कौन सा भाग आ गया, नेक।
और नेक के बाद में ये बॉडी का कौन सा भाग आ गया, थोरेक्स। ठीक है, थोरेक्स को क्या कहा जाता है, यहाँ पर वक्स कहा जाता है। अब देखो ध्यान से, वक्स भाग में इसमें यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको दोनों पेपरों के बीच का जो अवकाश दिखाई दे रहा है, स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इस अवकाश को कहा जाता है मीडियास्टिनम। ठीक है, मीडियास्टिनम। और इस मीडियास्टिनम में ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, इसे कहा जाता है कार्डियक नोच। कार्डियक नोच। और इस कार्डियक नोच को कहा जाता है हृदय खांच। हृदय खांच। अब ये मैंने यहां पर नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये आ सकता है कि दोनों फेफड़ों के बीच का अवकाश क्या कहलाता है, मीडियास्टिनम, या हृदय कहां पर होता है, कौन से अवकाश में, मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम अवकाश के बीच में पाई जाने वाली खांच क्या कहलाती है, कार्डियक नोच। आगे बात सुनिए, लेफ्ट लंग्स में यहां पर इस प्रकार से लेफ्ट लंग्स के अंदर यहां पर इस प्रकार से अपना क्या होता है, हृदय। इतनी बात समझ आ गई, ये होता है अपना हृदय यहां। इतनी बात समझ आ गई। देखो ध्यान से, ये है हृदय। हृदय का अब आकार, हृदय का आकार तो होता है बंद मुट्ठी के आकार का, लेकिन वजन फीमेल और मेल के अंदर होता है 280 ग्राम, थोड़ा सा छोटा, और मेल के अंदर कितना होता है 300 ग्राम। लेकिन मान लेते हैं एवरेज लगभग कितना मान लेते हैं, ये 300 ग्राम का ही होता है। ठीक है, 300 ग्राम का। पूरी की पूरी बॉडी भैया किसके ऊपर टिकी है, हृदय के ऊपर टिकी है। अगर आपका मस्तिष्क फेल हो जाए, कोमा में चले जाओ आप, तो आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन आपका हृदय फेल हो जाए या आपका हृदय की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ऐसे नोड होती है, अगर वो फेल हो जाए तो 100% डेथ हो जाती है। इतनी बात समझ आ गई। तो पूरी की पूरी बॉडी कितने ग्राम पर टिकी है, इसे 300 ग्राम के छोटे से ऑर्गन पर टिकी है। आगे बात समझो, इसमें भी एक अपने पढ़ेंगे आगे चलकर, हृदय की पेसमेकर या हृदय की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, उसके ऊपर पूरी बॉडी टिकी है। आगे बात समझे, आगे देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में हृदय, ये इतनी चीज आपको समझ आ गई। आगे देखो हृदय की जब स्ट्रक्चर इस प्रकार से बाहर निकाल के अपने हृदय को देखते हैं, इस प्रकार से बाहर निकाल के देखते हैं, तो हृदय में टोटल अपने को कितने कक्ष दिखाई देते हैं। इस प्रकार से छोटी सी स्ट्रक्चर अपने बना लेते हैं। इसमें टोटल कक्ष दिखाई देते हैं अपने को कितने, 4 कक्ष दिखाई देते हैं। 4 कक्ष में ऊपर वाले याद रखना आलिंद, ठीक है, और नीचे वाले क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ए पहले आता है तो ऊपर वाले आलिंद हो गए, और इंग्लिश में एन बाद में आता है तो नीचे वाले क्या हो गए, निलय। अब देखो, ये इधर वाला कौन सा आलिंद हो गया, दाया आलिंद। ठीक है, दाया आलिंद। इसके बाद में इधर वाला कौन सा आलिंद हो गया, बाया आलिंद। ठीक है, और बाएं आलिंद के बाद में नीचे वाले निलय है, तो इधर वाला कौन सा निलय हो गया, दाया निलय। और इसके बाद में इधर वाला कौन सा निलय हो गया, बाया निलय। तो टोटल कितने कक्ष हो गए, 4। ठीक है ना, 4 कक्षों में ऊपर वाले आलिंद, दाया आलिंद और बाया आलिंद, और नीचे वाले दाया निलय और बाया निलय। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में आगे देखो, आगे है कि हृदय के ऊपर किस प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। कई पेपरों में पूछ लिया जाता है, लंग्स के ऊपर झिल्ली कौन सी होती है, हृदय के ऊपर झिल्ली कौन सी होती है, ठीक है, किडनी के ऊपर झिल्ली कौन सी होती है। तो ये हो गया हृदय। हृदय के ऊपर इस प्रकार से, जैसे देखो ये हो गया अपना हृदय। ठीक है, हृदय के ऊपर इस प्रकार से 2 झिल्ली पाई जाती है। जब आप इससे की बाहर से बाह्य संरचना देखते हो ना, अंदर की ओर, तो 2 झिल्ली पाई जाती है। सबसे एक तो बाहर वाली, ये है बाहरी झिल्ली। ठीक है, बाहरी झिल्ली। और इस बाहरी झिल्ली को कहा जाता है, याद रखना, पेरिकार्डियम। ठीक है ना, पेरिकार्डियम कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले लंग्स की बाहरी झिल्ली कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, प्लूरा। ठीक है, और किडनी की पूछ ले बाहरी झिल्ली कौन सी होती है, तो किडनी की होती है पेरिटोनियम। ठीक है ना, पेरिटोनियम। और इसके बाद में लीवर के ऊपर पूछ ले तो हिपैटिक मेम्ब्रेन, और हृदय के ऊपर कौन सी होती है, पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब चारों ओर, कार्डियम का मतलब कार्डियक ऑर्गन, और कार्डियक ऑर्गन किसे कहा जाता है, हार्ट को कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में आंतरिक झिल्ली, आंतरिक ये हो गई कौन सी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन, इंग्लिश में इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली का नाम होता है विसरल कार्डियम। ठीक है ना, विसरल कार्डियम। विसरल ऑर्गन है तो इसकी आंतरिक झिल्ली क्या हो गई, विसरल कार्डियम। अब देखो, ये हृदय के बीच में ये आपको एक छोटी सी गुहा दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना, ये गुहा दिखाई दे रही होगी। ये गुहा जो ना दोनों झिल्लियों के बीच में पाई जाती है, और इसे कहा जाता है परिहृदय गुहा। ठीक है ना, परिहृदय गुहा। और ये परिहृदय गुहा के अंदर एक भरा रहता है द्रव, और इस द्रव को कहा जाता है परिहृदय द्रव। और इस द्रव की मात्रा होती है कितने ml, 50 ml। और ये किसको कम करता है, घर्षण को। आगे बात समझे, जैसे हृदय में इस प्रकार से संकुचन होगा, फिर ये फैल जाएगा, फिर संकुचन होगा, फिर फैल जाएगा। तो दोनों
ये जो दोनों लेयर है, ये दोनों मेम्ब्रेन है, ये आपस में टकराएगी, टकराएगी तो घर्षण लगेगा। इस घर्षण को कम करने के लिए हृदय में द्रव भरा रहता है। इसको कौन सा द्रव कहा जाता है? परिहृदय द्रव कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ